टाइप ऑफ वेव बता दी थी। अब मैं ये उम्मीद करके पढ़ाता हूं हमेशा कि आप पीछे का पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आज मुझे पढ़ाना है टाइप ऑफ वेव मोशन, टाइप ऑफ वेव मोशन। ध्यान रखना, पिछली बार टाइप ऑफ वेव था वो 3 तरीके की थी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव। हमें केवल 11th में मैकेनिकल वेव पढ़नी है, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ वेव मोशन। वो 2 तरीके का होता है टाइप ऑफ वेव मोशन, या तो ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते हैं उन्हें हम, ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलेंगे, या लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। जैसे इंसानों का चलने के कई तरीके हो सकते हैं। जब पिछली बार बताया था ना मैंने कैसे कि यदि कोई आर्मी सोल्जर परेड में होता है तो वो यूं चलता है ना, परेड आगे चल, मुड़ पीछे देख, है ना। लेकिन जब वो सपोज करो उस परेड का हिस्सा ना होके बाहर निकल जाए, सब्जी लेने जा रहा हो, दूध लेने जा रहा हो, तब वो यूं ही थोड़ी नहीं चलेगा। 2 लीटर दूध दे दे, है नहीं। चलिए, अच्छा मुझे एक बार ध्यान आया, एक कंजरा टाइप का बंदा था, वो अपना बर्तन लेके, जी मुझे 2 लीटर गाय का दूध दे दो। तो दुकानदार ने कहा भाई तेरा बर्तन छोटा है, इसमें दूध नहीं आएगा, इतना दूध नहीं आएगा 2 लीटर। कोई बात नहीं, तो 2 लीटर बकरी का ही दे दो। तो अब उसे लग रहा है बकरी छोटी है तो शायद आ जाए। तो चलिए, तो जैसे वो परेड में चलने वाला इंसान, उसका चलने का अंदाज कभी ये होता है और कभी नॉर्मल यूं हो जाता है, कभी पैर में लग गई तो वो यूं चलेगा, है ना। तो वही, लेकिन इंसान की तो खैर फितरत है, वो कैसे भी चल सकता है। जो मॉडल होती है रैंप पे वो अलग अंदाज में चलती है ना, अलग अंदाज में मटक मटक के चलती है, लेकिन इंसान की तो फितरत ही अलग है, उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे। एक डायलॉग मैंने आज ही सुना था, आपको शायद शेयर करता हूँ कि कौन जानता है मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप को भी खाता होगा। फिलहाल मैं यहाँ कोई इमोशनल डायलॉग देने नहीं आया हूँ। तो अब देखिए, लेकिन वेव के मजे हैं, वो 2 ही तरीके से चलेंगे, तो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव मोशन किसे बोलते हैं, देखिए सपोज करो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये इंटरवेनिंग पार्टिकल है, ये डॉट 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 डॉट, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ये इंटरवेनिंग पार्टिकल है। वेव के चलने का अंदाज क्या होता है, और ये सपोज करो वेव वेलोसिटी है। वी क्या चीज है, वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी है ये। वेव कैसे चलती है, अब इतना तो आप सीख गए होगे ना कि वेव चलती कैसे है, कि पहले एनर्जी इससे इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर बाद इस पे पहुंचेगी, है ना। 1 by 1 एनर्जी इस तरीके से पहुंचती है। वो पेंडुलम वाला एग्जांपल जो पिछली क्लास में बताया था, वो दिमाग में फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। फ्रेम कर लीजिए कि कई सारे पेंडुलम थे, ठीक है, कई सारे पेंडुलम लटका देता हूं मैं, ये आइडेंटिकल लेंथ के, ठीक है, ये पेंडुलम है। अब बताइए यदि मैं इस पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दूं तो थोड़ी देर के बाद ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये भी। इसको बोलते हैं वेव मोशन। हालांकि कोई अच्छा आप गौर से सुनना, वेव एनर्जी डिस्टर्बेंस तो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये पेंडुलम तो नहीं बढ़ा ना आगे। हाँ, ये ऑसिलेशन मोड में जरूर आ गया, जैसी एनर्जी इस पे पहुंची ये ऑसिलेशन मोड में जरूर आ गया। अब देखिए, यदि हमारी वेव एनर्जी ऐसी है कि वो ऐसे जा रही है, पहले इससे, यदि मैंने एरो ऐसे बना दिया तो इसका मतलब पहले इस पे पहुंची होगी, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब यदि ये पार्टिकल, नो डाउट जिस पे एनर्जी पहुंचेगी वो ऑसिलेशन तो करेगा ही। यदि इसका ऑसिलेशन ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा, फिर एनर्जी थोड़ी देर के बाद इधर पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, इधर, नो डाउट इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, मैंने कुछ पार्टिकल ले लिए। फिर जब एनर्जी इस पे पहुंचे तो ये ऐसे ऑसिलेट करे, फिर इस पे पहुंचे तो ये ऐसे ऑसिलेट करे, ये ऑसिलेशन के एरो हैं। फिर एनर्जी इस पे पहुंचे, ये ऐसे ऑसिलेट करे। यदि मतलब ये वाला एरो किसका है, वेव वेलोसिटी का, और ये एरो किसका है, पार्टिकल वेलोसिटी का, जो कि एक्सीलरेटेड होती है। सिस्टम जब वेव चलती है ना तो पार्टिकल ऑसिलेशन में आ जाते हैं, और जो ऑसिलेशन है वो एक्सीलरेटेड भी है, क्योंकि कभी उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम, फिर अपनी एक्सट्रीम पर होगा तो 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो ये तो एक्सीलरेटेड होती है, ये वेव वेलोसिटी है। तो यदि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन हो, जो सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताता हूं। वेव वेलोसिटी जा रही है एक्स के अलोंग, वेव जा रही है एक्स के अलोंग, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वाई के अलोंग। देखो वाई के पैरेलल कर रहे हैं ना, यानी वाई के अलोंग।
यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसे ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते हैं। दोनों कौन सी? वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। और इसमें क्या होता है, फिर से खेलते हैं, माना फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है? इंटरवेनिंग पार्टिकल। 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 माना ये v है, v माने वही वेव वेलोसिटी, माना वेलोसिटी, ये वेव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, इमेजिन करो इस दिशा, मतलब जिस दिशा में जा रही है आपने उसे एक्स एक्सिस बोल दिया, ऐसे समझ लो। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है आपने उसे एक्स एक्सिस बोल दिया, ठीक। अब नो डाउट पहले एनर्जी इस पे पहुंचेगी, अभी तक तो सेम बना रहा हूं, लेकिन यदि इसका ऑसिलेशन इस अंदाज में हो, जैसी एनर्जी इस पे पहुंचे ये इस अंदाज में ऑसिलेट करे, ये इस अंदाज में ऑसिलेट करे, ये इस अंदाज में ऑसिलेट करे, ऐसे करके, यानी ये क्या चीज है? पार्टिकल वेलोसिटी। अब आप देखिए कुछ अंतर नजर आ रहा है ना, धीमे धीमे बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके दिमाग में हिट करेगा। यदि इस अंदाज में पार्टिकल वाइब्रेट करें, ऑसिलेट करें, यानी ये किस दिशा में जा रहा है? एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, ये वाला एरो एक्स एक्सिस की ओर है, इस बार पार्टिकल भी एक्स के अलोंग ही ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव वेलोसिटी के अलोंग ही हो तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बोलते हैं। आज से पहले लॉन्गिट्यूडनल वर्ड आपने पढ़ा था इस चैप्टर के, सॉरी इस बुक के पहले चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है लेंथ के अलोंग, लेंथ के ही अलोंग, यानी स्ट्रेन आए तो लेंथ के ही अलोंग आए, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला। तो यानी पार्टिकल ऑसिलेट करे तो लेंथ के ही अलोंग करे। और ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है लेंथ के परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऐसे बिछे हुए थे लेकिन ऑसिलेशन उनका परपेंडिकुलर हुआ। तो इस ये तो हो गई किताबी ज्ञान, ये किताबी ज्ञान हो गया, ठीक है। लेकिन आइए इसको प्रैक्टिकली मैच कराता हूं, प्रैक्टिकली मैच कराता हूं। माना ये कोई रस्सी है जिसका एक एंड रिजिडली क्लैंप है, एक एंड रिजिडली क्लैंप है, ओके, और यहां से आपने जर्क दिया, इमेजिन करो आपने ये जर्क दिया और ये जर्क आगे जाएगा, नो डाउट, अनडाउटेडली आगे जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद और आगे जाएगा, ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। और इमेजिन करो मैं जर्क यूं देते ही रहूं, तो फिर ये रस्सी ऐसे दिखेगी, बोलो ऐसे दिखेगी कि नहीं? यदि मैं देते ही रहूं जर्क कंटिन्यूसली, मैं रुक ही नहीं रहा हूं, ये तो मैंने एक अप एंड एक डाउन जर्क दिया, लेकिन यदि देते ही रहूं तो ये, अब आप किसी एक पार्टिकल को टारगेट करो, रस्सी मीडियम है ना, रस्सी के पार्टिकल इंटरवेनिंग पार्टिकल हुए। यदि मैं आपसे कहता हूं इस वाले रिबन को या इस पार्टिकल को टारगेट करो, डॉट, इस वाले डॉट को, ये रहा डॉट अभी यहीं पर है, अभी वेव यहां नहीं पहुंची, अभी ये उछलना चालू नहीं करेगा, लेकिन अब तो पहुंच गई। अब आप गौर से देखो इस डॉट को, तो अब आप इस डॉट को गौर से देखेंगे तो वेव थोड़ी देर के बाद यूं आगे बढ़ जाएगी वेव, तो ये पार्टिकल थोड़ी नहीं, पार्टिकल तो वही है, पार्टिकल तो वही है। अब आप गौर से देखो पार्टिकल ने ऊपर नीचे ऑसिलेशन किया था या नहीं, और वेव ऐसे सरक गई, वेव ऐसे सरक गई, लेकिन पार्टिकल ने ऐसे ऑसिलेट किया। तो इसको, इस एरो को और इस एरो को देखो, है ना, डेफिनेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा? दोबारा देखिए, यदि वो डॉट ये है, यदि मैं रस्सी को यहां से जर्क देता रहूं, देते रहूं, तो वो ऐसे यहां से यूं अप एंड डाउन करता रहेगा। बोलो ये एग्री करते हो कि नहीं इस बात को? यदि मैं इस पार्टिकल को ध्यान दूं, मैं सिर्फ मान लो पूरे कमरे में मैंने अंधेरा कर दिया, रस्सी दिखी नहीं रही, रस्सी में मैं ये चुल्ल कर रहा हूं और रस्सी में इस पॉइंट पर मान लो एनी हाउ एलईडी जल रही है, तो ये एलईडी ऐसे करते हुए दिख रही होगी ना, तो यानी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव ऐसे जा रही है। तो बताइए थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल मिला नहीं मिला? ये किताबी ज्ञान हो गया कि मैंने मैच करा दिया कि ऐसा होता है। यानी इसका मतलब आप यहां पर रट भी सकते हो कि रस्सी जो होती है ना, उसमें हमेशा ट्रांसवर्स वेव ही चल पाएंगी, मतलब रस्सी में ट्रांसवर्स जर्क ही आगे जाता है। ये तो ही ट्रांसवर्स। अभी और भी बातें करनी है हमें, लेकिन एक बार उसको भी प्रैक्टिकली एक बार देख लें, है ना, अभी एक और चीज देख लें। होपफुली मैं ये समझा पाया आपको कि इससे मैच कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको, एक और ज्ञान बढ़ा दूं आपको, थोड़ा सा यहां आपको स्मार्ट होना है। ट्रांसवर्स ही बता रहा हूं, ट्रांसवर्स नहीं बता रहा हूं अभी। ये रहे हमारे पास इंटरविनिंग पार्टिकल, कौन? इंटरविनिंग पार्टिकल ऐसे सजे हुए हैं, वेव गई ऐसे, ये वेव वेलोसिटी हो गई है ना वेव, तो इसका मतलब पहले ये, उसके थोड़ी देर के बाद इस पे, फिर उसके थोड़ी देर के बाद इस पे एनर्जी पहुंचेगी, ऐसी पहुंचेगी, ठीक।
हो सकता है पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन करने लग जाए, ऐसे। अब आप फील करो कैसे हो सकता है ऐसे ऑसिलेशन करें, यानी जेड के पैरेलल, तब भी ये ट्रांसवर्स वेव मोशन है, तब भी ये ट्रांसवर्स वेव मोशन ही है। चेक करो, क्योंकि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी अब भी परपेंडिकुलर है। वेव वेलोसिटी एक्स के अलोंग है और पार्टिकल जेड के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको भी यदि रस्सी से मैच करना है तो जिस रस्सी को मैंने अप एंड डाउन जर्क दिया, उस रस्सी में ऐसे भी तो जर्क दिए जा सकते हैं। बेटा ये वाले जर्क समझ में आया या नहीं आया? ये वाला जर्क देखो, ये वाला जर्क समझ में आया कि नहीं? जो रस्सी में आपने यूं जर्क दिया है, मैं पास आऊं, यूं जर्क दिया है, अपने हाथ को ऐसे हिला के देखो, ऐसे भी तो जर्क जा सकता है, ऐसे। मेरे पास एक मिनट थोड़ा सा समझाता हूं, है ना, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, है मेरे पास एक जुगाड़ है ये थोड़ा थोड़ा फील तो करा देगी। ये देखिए, कुछ आ रहा है कैमरे में? इधर से करता हूं, कैमरे में आ रहा है कुछ? है ये जल्दी बताओ, कैमरे में आ रहा है ना? तो अब बताइए, अब जिस जर को मैं यूं दे रहा हूं वो जर ऐसे भी तो दिया जा सकता है। अब मैं रस्सी को ऐसे हिला रहा हूं, आपको नहीं दिखेगा, कैमरा ऊपर करूंगा तब ऐसे दिखेगा। ऐसे भी हिला सकता हूं, मुझे तो दोनों दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसे भी हिला सकता हूं, ठीक है? ये ट्रांसवर्स जर की है। चलिए, होपफुली ट्रांसवर्स जर का विद एग्जांपल समझ में आ गया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी समझते हैं। डेफिनेशन किताबी ज्ञान तो हमने ले लिया कि ऐसे करें, लेकिन ऐसा होगा किसमें? देखिए, आपने ट्रेन में सफर तो किया ही होगा, ट्रेन में, और ये ट्रेन की बोगी है, कोच जिसे बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कई सारे डिब्बे डिब्बे ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं सब, है ना? अच्छे खासे सॉकर्स लगे होते हैं, सॉकर लगे होते हैं, स्प्रिंग लगी होती है इनमें। सॉकर मतलब स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक? अब सुनो, अब अचानक इसमें मान लो इंजन चेंज हो रहा है और इंजन अचानक आके लगा, ये इंजन थोड़ा सा तो झटका देगा उसको भाई। जब लगेगा वो मोमेंटम लेके आ रहा है और इससे कनेक्ट करना है भाई, चल के तो आएगा ही, तभी तो जुड़ेगा इससे, जुड़ेगा जैसे वो इसको टक्कर देता है तो ये हिलने लग जाएगा। ओब्वियसली इसको जर्क, थोड़ा सा तो जर्क आएगा, जैसे ही जर्क हिलेगा ऐसे ऐसे उंगली देखना, तो ये भी ऐसे ऐसे हिलेगा, क्योंकि इसका जर्क इस पे पहुंच गया। लो, वेव का एक एग्जाम्पल भी मिल गया, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है ये। फिर ये हो जाएगा, फिर इसमें ये, आप जब इस डिब्बे में बैठते हो तो आपने वो जर्क महसूस किया है कि नहीं किया? बोले, यदि ट्रेन में सफर किया है और कभी आपके साथ कोइंसिडेंटली कभी ये झटका हुआ है तो बताना आपको बात झटका पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो गौर से देखो, झटका इस डिब्बे से शुरू हुआ, झटका इस डिब्बे से शुरू हुआ और वो एंड तक डिब्बे पे पहुंच गया, जबकि डिब्बे तो वहीं की वहीं है। तो इस डिब्बे ने ऐसे करके हिला होगा, ये डिब्बा भी ऐसे ऐसे हिला होगा, ये डिब्बा भी। तो बताना किस एग्जाम्पल से मैच कर रहा है? ये लॉन्गिट्यूडनल से मैच कर रहा है, क्योंकि वेव भी ऐसे गई और जर्क भी ऐसे चले इसमें। और किसी अच्छे जंक्शन पे जाना, और मथुरा से अच्छा जंक्शन क्या मिलेगा? बढ़िया जंक्शन है बेटा, है ना, ए ग्रेड का जंक्शन है, काफी बड़ा जंक्शन है। तो मालगाड़ियां होती हैं तो उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वहां लोडिंग अनलोडिंग हो रही होती है। मालगाड़ी, मालगाड़ी जानते हो नहीं जानते हो? अच्छा, मैं पहले गर्ल्स को सॉरी बोल दूं, पहले मैं गलत फहमी में क्या था, जो ट्रेन होती थी ना उसमें जो लेडीज कंपार्टमेंट होता था, मैं उसको मालगाड़ी समझता था, है नहीं? क्योंकि ऐसे ही बोल देते थे चलन में, क्या माल है यार ये, तो मुझे लगता था मालगाड़ी, ट्रेन में ये वर्ड आ गया है, लेकिन मालगाड़ी जहाँ माल लोड होते हैं नहीं, वो उसमें कभी देखना, जैसे ही इंजन लगता है ना, जंक्शन शांत है, दोपहर हो रही है, जैसी लगेगा अचानक से खट की आवाज आएगी, कटर, फिर वो खटर की आवाज इसमें पहुंच जाती है, वो हिल जाता है, फिर वो खटर की आवाज इसमें पहुंच जाती है, फिर वो खटर। तो कभी देखना, खटर 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 खटर, ऐसी आवाज भी सुनने को मिल जाएगी आपको। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेव मोशन। हाँ, तो अब बताइए, ये इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा? ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? वेव वेलोसिटी, पार्टिकल का ऑसिलेशन, देखो आप। अब यार मैं कोई साउथ की मूवी नहीं दिखा रहा हूं। अब साउथ की मूवी या जैसे दिखाते हैं ना, वो कभी कोई सुपर हीरो वो आएगा, इसको रोक लेगा, सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, इसे रोक लिया पो ट्रेन को, अब वो ट्रेन को ही ऐसे उछाल दे, ऐसे जैसे हम रस्सी को, जो काम हम रस्सी के साथ कर रहे थे वो काम यदि इन डिब्बों के साथ कर दे तो भैया डिब्बे ऐसे हो जाएंगे ना, डिब्बे, है ना, डिब्बे। फिर तो ये ट्रांसवर्स वेव मोशन हो गया, ये तो बदतमीजी हो गई,
है ना। लेकिन एक रीजनेबल, अच्छा एक और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो रीजनेबल एग्जांपल है। आप एक स्प्रिंग लेना बाजार, और इस प्रैक्टिकल के लिए अलग से स्प्रिंग आती भी है। आप हर स्प्रिंग में नहीं कर पाओगे ये वाला डेमो, ये वाला डेमो हर स्प्रिंग में नहीं होता। एक्चुअली आप ये बताओ, ये वाला डेमो भी तो हर स्प्रिंग में नहीं कर पाओगे ना। ये वाला, ये जो दिखना, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, आप जिम वाली रस्सी होती है उसमें देख पाओगे ऐसी वेव। लेकिन अब गिटार में किसी ने स्ट्रिंग में टाइट बंदी होती है गिटार में, जब वो इधर से झटका देते हैं तो दिख नहीं पाता ये। एक्चुअली गिटार में क्या होता है, गिटार की दोनों स्ट्रिंग टाइट बंदी हुई है, यहाँ जर्क देते हो ना तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत मामूली होता है, देखो बहुत मामूली, शायद कैमरे में आ भी नहीं पाए, लेकिन फर्र से भग जाता है, वो भग भी फर्र से जाता है। तो जो चीज आप इतना बड़ा बना रहे हो उसको छोटा कर दीजिए बस। तो इसलिए गिटार विटार में इतना आसान नहीं होता देखना इस डेमो को, इस डेमोस्ट्रेशन को, इस वाले डेमोस्ट्रेशन को। ऐसे ही अब मैं जो दिखा रहा हूँ वो हर स्प्रिंग में नहीं होगा, ठीक है। लैब में आपकी पक्का, आपकी फिजिक्स की लैब में ये स्प्रिंग होगी, दोनों को, इसके दोनों फ्री एंड क्लैंप कर दीजिए, क्लैंप। और ये स्प्रिंग मासलेस नहीं है, क्योंकि यदि ध्यान करो पिछली क्लास का लेक्चर, यदि सिस्टम में मास नहीं होगा तो इनर्शिया नहीं होगा। और किसी वेव को चलने के लिए मीडियम में दो प्रॉपर्टी कंपलसरी होती है, इनर्शिया होना चाहिए और इलास्टिसिटी होनी चाहिए, नहीं तो वेव नहीं चल पाएगी, ठीक है। इनर्शिया और इलास्टिसिटी एक्चुअली ऑसिलेशन की शर्त है, जब ऑसिलेशन ही नहीं करेंगे पार्टिकल तो वेव आगे नहीं बढ़ेगी। तो मास है इसका, ठीक है। पास्ट में आपने स्प्रिंग को मासलेस माना होगा, लेकिन इसमें नहीं मानना। अब मैंने इसकी कुछ कॉइल्सों को कंप्रेस कर लिया, कुछ कॉइल्स को कंप्रेस कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये कंप्रेशन किसी के सैक्रिफाइस पे आएगा। आपने कुछ कॉइल्स को कंप्रेस कर दिया, लेकिन बाकी की स्प्रिंगों के बीच में गैप बढ़ गया होगा इस चक्कर में। होपफुली समझ में आया। अब जब आप इस स्प्रिंग को छोड़ोगे, इस स्प्रिंग को जो आपने पकड़ रखा है, जैसे ही आप छोड़ोगे, अब ध्यान रखना ये केवल इस पोजीशन में आके नहीं रुकेंगी। अब इस स्प्रिंग में तुमने एनर्जी दे दी, चुल कर दी, ये ऐसे 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 करके खुलेंगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया, आपने अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटा दी। तो जैसे जैसे ये खुलेंगी तो पल भर के लिए ये पोजीशन आएगी, पल भर के लिए। लेकिन क्योंकि अब इनमें इनर्शिया मोशन भी होगा, तो ये जो कॉइल्स हैं वो केवल मीन पोजीशन पे नहीं आएंगी, आगे भी बढ़ जाएंगी। इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में अगली कुछ कॉइल्स दब जाएंगी। देखना ये बात एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यानी जो जर्क आपको यहां दिख रहा है वो यहां दिखना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगी, अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएंगी, जिसके चक्कर में आगे कुछ कॉइल्सों में प्रेशर चला जाएगा, वो दब जाएंगी। फिर सिमिलरली थ्योरम, फिर सिमिलरली थ्योरम। अब जब ये खुलेंगी, क्योंकि इलास्टिसिटी है इनमें और इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, तो इलास्टिसिटी की वजह से खुल जाएंगे, पल भर के लिए स्प्रिंग इस शेप में आएगी। लेकिन ये भी जोश में होश कर बैठेंगी, ओवरशूट कर जाएंगी। तो क्या होगा, तमाम वीडियो मौजूद है नेट पे, कुछ थोड़ी सी मेहनत आप भी करना, क्योंकि मैं इतने अच्छे से एनिमेटेड नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए, इसमें यदि मैं किसी छल्ले को 1 2 3 4 5, मान लो 5वें छल्ले पे आपसे कहूं गौर से देखो, 5वां जो छल्ला है टर्न, तो 1 2 3 4, लो मैंने उसमें निशान मार दिया, ये रहा निशान, 1 2 3 4 5, 5वां छल्ला ये रहा, 1 2 3 4 5। तो आप गौर से देखो, 1 2 3 4 5, ये छल्ला क्या कर रहा है, ये छल्ले ने ऐसे ऐसे ऑसिलेशन किया नहीं दिया। आप देख लीजिए, इस समय छल्ला ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव वैसे जा रही है। तो ये और ये इससे तो मैच कर रहा है। यदि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक ही दूसरे के अलोंग हो तो उसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन बोलते हैं। तो मैंने 2 पिक्चर दिखाई, एक स्प्रिंग वाली और एक वो जो ट्रेन दिखाई दी कई सारी, है ना। हमारी साउंड भी इसी कैटेगरी से सॉरी बेटा, साउंड भी इसी तरीके से चलती है, पर अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले ट्रांसवर्स वेव मोशन का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। किसका, ट्रांसवर्स वेव मोशन का और पोस्टमार्टम करते हैं। तो फिलहाल एक एक डिफरेंस मैंने बता दिया, अब बाकी के डिफरेंस समझने हैं। तो मैं पहले ट्रांसवर्स वेव मोशन बनाता हूं, लॉन्गिट्यूडनल भी मिटाई दिया मैंने अभी, है ना। चलिए, ट्रांसवर्स वेव मोशन इमेजिन करो। अब तुम्हें डेफिनेशन तो मैंने बता दी है कि पार्टिकल कैसे उछलेंगे यहाँ पे। मतलब देखिए बेटा, ये है मान लो मेरे पास कुछ पार्टिकल, 1 2 3 4 5, और छठा लेना चाहो ले सकते हो। कुछ पार्टिकल लिए मैंने, उनका नाम भी दे दिया। अब बताइए, यदि ये ट्रांसवर्स वेव मोशन है तो यदि वेव ऐसे जाएगी
ये वाली वेव ऐसे जाएगी, तो पहले इस पे पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर के बाद इस पे पहुंचेगी, फिर थोड़ी और देर लगेगी, फिर इस पे पहुंचेगी। लेकिन क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है, जैसी वेव इस पे पहुंचेगी तो ये ऐसे नहीं, ऐसे ऑसिलेट करेगा। फिर जब इस पे पहुंचेगी तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर और नीचे एक बाउंड्री बना दी, देखिएगा डॉट डॉट लाइन, मतलब इनकी एक्सट्रीम पोजीशन बना दी कि जब एनर्जी इस पे पहुंचेगी तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा इस दायरे में, जब इस पे पहुंचेगी तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अरे भाई, जब ऑसिलेशन कोई कर रहा है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस भी होंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर इरिटेट जरूर हो गए, लेकिन देखिए बेटा, अब मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, मेरे पास एनिमेशन तो नहीं है, लेकिन लगभग एनिमेशन जैसी ताकत का एक फिगर जरूर है, जो आपको पेपर में नहीं बनाना, लेकिन आप थोड़ा सा वेव के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाओ, उसके लिए थोड़ी सी मैं मेहनत कर लूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। पेपर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिजिक्स शायद और अच्छे से दिमाग में घुसेगी, बावजूद उसके कि अभी तुम्हारा मास्टर इतना रईस नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड रख सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है, खरीद सके, लेकिन फिर भी अपने चौक से ही कोशिश करेगा वो कि आपको कुछ एनिमेशन सा फील कराए, ठीक है। अभी रुकना, नो डाउट थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि मास्टर करना क्या चाह रहे हैं। ये कुछ फिगर है जिन पर अभी मैं काम करूंगा, लेकिन एक बार एक रफली एक इधर आइए, मैंने यहाँ कुछ पार्टिकल मान रखे हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना, और ऊपर नीचे कुछ डॉट डॉट लाइन बना रखी है। अब देखिए, मेरी दोनों उंगलियों को, ये 2 उंगलियां खोलूंगा और दोनों उंगलियों से कुछ काम लूंगा, मैं उंगली करूंगा मैं, है ना। देखिए वेव ऐसे जाएगी, ये वेव वेलोसिटी होगी, पहले इस पे पहुंचेगी, अब ऐसा तो है नहीं धप्पा उस पर तुरंत पहुंच जाएगी, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मेरी दोनों उंगलियों को देखना, स्टार्ट, स्लो मोशन में दिख रही है ना, फिर से स्टार्ट, ये मैं 2 उंगलियों की मूव से दिखाना क्या चाह रहा हूं, जैसे ही एनर्जी इस पे पहुंचेगी, मान लो पार्टिकल 1 पे, लो 2 और 3 अभी मिटा दिए, तो 1 मान लो ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा, भैया वो तो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, तो मेरी उंगलियां देखना, स्टार्ट, 1 अपना नीचे जा रहा होगा, या ऊपर भी स्टार्ट कर सकते थे, ऊपर या नीचे कहीं भी स्टार्ट कर दो, मैंने नीचे स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट, तो 1 नीचे जा रहा है, मेरी उंगलियां देखिए, 1 नीचे जा रहा है, 1 नीचे जा रहा है ना, लेकिन इतनी देर में इधर भी तो वेव डिस्टर्बेंस जो रायता फैल चुका है वो आगे भी तो जाएगा। क्या ये दोनों मोशन समझ में आ गए? 1 ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुका है, 1 इधर जा रहा होगा, और इधर वेव आगे भी जा रही होगी, बोलो। जैसे वो पेंडुलम वाला एग्जांपल फिर से प्लीज करिए, क्या बार बार मिट क्यों जाता है मुझसे, ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, देख लेना। अब जब मैं इसमें चुल्ल करूंगा, इसको डिस्टर्ब करूंगा, इस पेंडुलम को, ठीक है, तो वो इधर टक्कर मारेगा, फिर उधर टक्कर मारेगा, उधर टक्कर, ये तो हो गई वेव वेलोसिटी, लेकिन जो पीछे रह गया वो तो ऑसिलेशन कर ही रहा होगा ना, जिस पर टक्कर पहुंच गई वो अपना ऑसिलेशन के मजे एंजॉय कर रहा होगा, वेव आगे बढ़ रही होगी। तो मेरी दोनों उंगलियों को एक बार फिर से देखना कि ये एनर्जी स्टार्ट, नीचे पार्टिकल नीचे जा रहा है और वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल नीचे जा रहा है और वेव पार्टिकलों को झोंकते हुए आगे बढ़, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। अच्छा, ये दोनों उंगलियां सेम वेलोसिटी से चल रही है, ये कभी सोचना भी मत, पाप होगा पाप, क्योंकि ये पार्टिकल वेलोसिटी है जो धीमे धीमे स्लो होता चला जाएगा, एक्सट्रीम पे पल भर के लिए रुकेगा, और ये वाली उंगली वेव वेलोसिटी है, यदि मीडियम होमोजीनियस है तो वो यूनिफॉर्म चलेगी। फिर से देखिए, स्टार्ट, स्टॉप। यानी मैं जो बताना चाहता हूं वो फील करिए, जितनी देर में 1 नीचे पहुंचेगा, अब है ना, उतनी देर में एनर्जी इधर भी तो गई होगी, कहीं तक तो गई होगी, जितनी देर में 1 यहां तक आया होगा उतनी देर में एनर्जी कहीं तक तो गई होगी, उस कहीं तक गई उसी पार्टिकल का नाम 2 है। मतलब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, लेकिन मैंने सब, देखो ये भी आप जानते हो, सबके लिए तो हम नहीं पढ़ सकते, पर कुछ सिमिलरली थ्योरम को तो एंजॉय कर सकते हैं। तो जितनी देर में 1 नीचे गया, अब देखिए फिर से स्टार्ट करते, स्टार्ट, स्टॉप। यानी जितनी देर में 1 नीचे आया उतनी देर में एनर्जी 2 तक पहुंच चुकी होगी। फिर जितनी देर में 2 नीचे आएगा, स्टार्ट, उतनी देर में एनर्जी कहीं तक आगे आ चुकी होगी, उसका नाम 3। फिर 3 की ये जाएगा, आगे बढ़ चुकी होगी। आइए अब यहां परफॉर्म करते हैं इस चीज को। माना t इक्वल टू 0 का समय है और आपने जो पार्टिकल 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, पार्टिकल 1 को जर्क दे दिया और वो नीचे जाने के स्टार्ट में, मतलब मैंने जो रस्सी ली, ये जो रस्सी ली, बेटा वेदर भी मैं यही तो मना कर रहा हूं, ये नहीं सोचना आपको
कि वो जितनी स्पीड से नीचे गया कि वो उतनी स्पीड से ही आगे जाएगा ना। ये जो नीचे जा रहा है वो पार्टिकल वेलोसिटी है और आगे जा रहा है वो वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है होमोजीनियस मीडियम में, और पार्टिकल वेलोसिटी धीमे धीमे कम होती जा रही होगी, कम 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 कम, थोड़ी देर के लिए जीरो। उसको सेम मैच करने की कोशिश मत करो। हालांकि मैं तो कह भी देता कि आप सेम मान लो, ठीक है, लेकिन मानना क्यों है, जरूरी थोड़ी नहीं है। वो एक्सेलरेटेड है, वो यूनिफॉर्म है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बता रहा था ये, अब जैसे सपोज करो मैंने पहले नीचे हाथ लिया, इमेजिन करो पहले हाथ नीचे फिर ऊपर, हाथ नीचे ऊपर, तो मान लो मैंने जो 1 मेरे हाथ में था उसको नीचे झटका दिया। अब बताइए t इक्वल टू T/4 पर, t इक्वल टू कैपिटल T/4 पर 1 यहां आ चुका होगा कि नहीं, आराम आराम से बात करेंगे। 1 यहां आ चुका होगा कि नहीं, क्योंकि 1/4 ऑसिलेशन, क्योंकि T/4 टाइम लिया है मैंने, T/4 यानी उसने 1/4 ऑसिलेशन पूरा कर लिया। और इतनी देर में ये वाली बीमारी यहां तक पहुंच गई होगी 2 तक। केवल पहले फिगर को समझ लो, फिर उसके बाद तो 3, 4, 5 तक अभी कोई एनर्जी नहीं पहुंची है। क्या दूसरा फिगर समझ में आया कि नहीं? देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मान लो आपने t इक्वल टू 0 पर 1 पे कोई एनर्जी दी और 1 नीचे जा रहा है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है तो नो डाउट वेव ऐसे दोगे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, तो इसीलिए पार्टिकल 1 को या तो नीचे या ऊपर भी स्टार्ट दे सकता था मैं, नो डाउट ऊपर भी एरो दे सकता था, नीचे मान के चलिए। तो जितनी देर में वो नीचे गया उतनी देर में एनर्जी कहीं तक तो आगे पहुंची होगी, उस कहीं का नाम है 2। ठीक, अब बताइए फिर T/4 टाइम बाद ऑफ, यानी इसमें T/4 जोड़ोगे तो टोटल T/2 पास हो चुका है। 1 कहां पे आ चुका होगा, 1 यहां आ चुका होगा विद दिस मोमेंटम, एरो भी लगाइए, 2 यहां तक आ चुका होगा, 2 यहां पे आ चुका होगा, बोलो, क्योंकि वो यू, और ये बीमारी मेरी स्टार्ट ऐसे करके बीमारी 3 तक पहुंच गई होगी, 3 तक। अभी 4, 5, 6 पे कुछ नहीं पहुंचा। देखना पहले 3 फिगर समझ में आ पा रहे हैं कि नहीं, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो तो बाद में पता चलेगा जब राज खुलेगा लास्ट में। ठीक है, ये बताइए, है ना। अब बताइए फिर T/4 बाद और, यानी 3T/4, 1 यहां पे पहुंच चुका होगा। जब वो अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो वहां एरो मत दिखाना, क्योंकि वो पल भर के रेस्ट पे होगा। 2 यहां से यहां आ जाएगा विद दिस मोमेंटम, विद दिस मोमेंटम 3 यहां आ जाएगा, और ये बीमारी आगे पास आउट हो चुकी होगी 4। सेम अभी 5 और 6 नल्ले हैं, 5 पर 6 पर कुछ नहीं पहुंचा अभी, है ना। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद, और ये कौन सा समय है, t इक्वल टू फिर T/4 बाद, यानी कुल मिला के कैपिटल T हो चुका। 1 वापस यहां आ जाएगा, 1 अपना ऑसिलेशन को एंजॉय कर रहा है, 1 यहां आ गया, 2 अपनी इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, 3 यहां पे आ गया, चेक कर सकते हो, है ना। 3 देखो यहां से आ गया, यहां 4 अपने बॉटम पे आ चुका होगा, ठीक है, 4, 5 पर ये रोग पहुंच चुका होगा, और अभी 6 पर एनर्जी नहीं पहुंची। ठीक, एक फिगर और बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? मैं वैसे हवा में फायर कर रहा हूं बेटा, एक बार हाँ बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बोलना है। ये कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये क्या बना रहा हूं मैं, पार्टिकलों का खेल, एक तुषार और एक भूमिका, एक विधि, बस 3 को आ रहा है, सुहानी को भी आ रहा है, वैदरवी को भी आ रहा है, 3, 4, 5 और अरे चलिए कोई नहीं, बाकी बोलने को तैयार नहीं है। एक बार दोबारा वीडियो देखना, क्योंकि मैं, आप बिलीव करो मत करो, अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताओ कितना समय और गुजर चुका, कितना समय और गुजर चुका, फिर T/4 छोड़ दो, तो ये है t इक्वल टू 5T/4 वाला समय। 1 आ गया होगा यहां पर, 2 आ गया होगा अपने इधर, 3 ऊपर पहुंच गया, ठीक है, 4 यहां पहुंच गया, 5 नीचे आ गया होगा, और ये बीमारी 6 पर पहुंच गई होगी। सेम वही वाला एरो इधर ट्रांसफर करिए जो 5 पर था। ध्यान रखना, 1 वाला एरो 2 पे, 2 वाला एरो 3 पे, 3 वाला 4 पर, वही एनर्जी आगे पास आउट होती है वेव मोशन में। अब कभी क्या कहना चाहता है इतने सारे फिगर से, देखिए जब ट्रांसवर्स वेव चलती है तो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, वेव जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, देखो वेव ऐसे जा रही है ना, फिर इसके बाद पार्टिकल नंबर
7 की बारी आएगी, लेकिन और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है। अब इस वाले फिगर को गौर से देखिए, कुछ पार्टिकल तो अभी भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले थे, इस वाली लाइन पे जो सॉलिड लाइन थी ना मीन पोजीशन, उस पर ही है कुछ। लेकिन पार्टिकल नंबर 2 जो यहां था वो यहां नहीं है, वो ऊपर है। पार्टिकल नंबर 4 नीचे आ गया। तो जब कोई ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करती है तो कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर हो जाएंगे, कुछ नीचे हो जाएंगे, है ना। देखिए मीन पोजीशन पे नहीं है ना 2, ऊपर पहुंच गया। 4 नहीं है ना। और सुनिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। यदि उन पोजीशनों को मिलाऊं तो देखिए पार्टिकलों को मिला रहा हूं उनमें, पार्टिकलों को मिला रहा हूं मैं 3 4 5। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? मैंने केवल पार्टिकलों की पोजीशन मिलाई है, जो जहां है वो वही पोजीशन मिला दी। इसको बोलते हैं वन वेव, इसको बोलेंगे वन वेव, वन वेव। अब वन वेव की डेफिनेशन बहुत सारी है, अभी बिगनर लेवल की समझिए। वन वेव, एक वेव। एक वेव किसे बोलते हैं? आप गौर से देखना, यहां से लेके यहां तक दोनों उंगलियां, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1, उसका एक ऑक्सीलेशन पूरा हो गया कि नहीं? पार्टिकल नंबर 1 को गौर से देखो, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, जिस स्टेटस में था वहीं इस स्टेटस पे आ गया। तो जितनी देर में पार्टिकल 1 ने अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा किया, उतनी देर में रायता कहां तक फैल चुका है? बता, देखो गौर से। स्टार्ट, अभी रायता सिर्फ यहीं तक फैला है, फिर थोड़ी देर के बाद रायता इतना फैल चुका है, पार्टिकलों को मिला दो, फिर 1 ऊपर पहुंच गया लेकिन एक ऑक्सीलेशन पूरा नहीं हुआ, रायता 4 तक फैल चुका है। लेकिन जैसी पार्टिकल 1 का ऑक्सीलेशन पूरा हुआ, रायता जहां तक फैल जाए उसको बोलते हैं वन वेव। मैंने कहा ना वन वेव की और भी डेफिनेशन है, अभी बिगनर लेवल की सुनिए। और एक वेव की जितनी लेंथ होगी उसको वेव लेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ, लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ। पार्टिकल 2 यहां लिख देता हूं, है ना। दिस इज वेव लेंथ, यानी एक वेव की जो लेंथ होगी उसे वेव लेंथ बोलेंगे। और कितना समय लगा है इस रायते को यहां तक पहुंचने में? बताओ कितना समय लगा है इस रायते को यहां से यहां तक फैलने में? कैपिटल टी समय। गौर से देखो, 0वें समय पे स्टार्ट हुआ और कैपिटल टी टाइम हो चुका, तो रायता यहां से यहां तक जो फैल चुका है कैपिटल टी टाइम में फैल चुका है। ये समझ में आया? अब देखिए ट्रांसवर्स वेव में आपने देखा, जब वेव आगे ऊपर नहीं, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर मिल जाएंगे, कुछ नीचे। तो जो ऊपर पहुंच गए, इतने रीजन को क्रस्ट रीजन बोलते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट नहीं बोलते, ठीक है, क्रस्ट, ये है क्रस्ट रीजन। और जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नीचे पहुंच गए उसको ट्रफ रीजन बोलते हैं, ट्रो रीजन, ट्रफ बोल दो, ट्रो रीजन बोल दो, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, अब एग्जैक्ट पार्टिकल 2 को बोले तो वो सेंटर ऑफ क्रस्ट है इस समय, और ये सेंटर ऑफ ट्रफ बना बैठा है इस समय। इस समय मतलब थोड़ी देर के बाद देखिए वेव इस तरीके से हालात हो गई, रायता और आगे तक फैल गया। अब पार्टिकल 2 सेंटर ऑफ क्रस्ट नहीं है, अब वो जो 2 था वो 3 पहुंच गया। देख रहे हो आप, 2 वाली एनर्जी 3 पे पहुंच रही है, 2 वाली एनर्जी 3 पे पहुंच गई, 3 वाली एनर्जी चेक करो 4 पे पहुंच गई। 3 पहले ऐसे जा रहा था, वो 4 पे पहुंच गई। 4 जिस स्टेटस पे था अब वो 5 हो गया, आप चेक कर सकते हो। 5 जिस स्टेटस पे था 6 वो हो गया। एनर्जी पास आउट हो रही है ऐसे ही, जो है ना, ऐसी तो पास आउट हो रही है। होपफुली ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक और चीज, जब ये ट्रांसवर्स वेव जैसे जैसे बढ़ती है, अच्छा इसको गौर से देखो, ये ट्रफ रीजन है, ये इतना हिस्सा क्रस्ट रीजन है, ये केवल ट्रफ रीजन ओपन हुआ है, अभी अभी रायता सिर्फ इतना फैला हुआ है। अब इसको बोलते हैं एक कंप्लीट वेव। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन सुनिए, पहले बच्चों वाली डेफिनेशन सुनाऊंगा, फिर असली वाली सुनाऊंगा जो 11th के बच्चे को पढ़नी चाहिए। बचपन में पढ़ा होगा, या तो वेवलेंथ की डेफिनेशन सस्ती वाली है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ जिसमें शामिल हो उस लेंथ को वेवलेंथ बोल दीजिए। या बताना, यदि मैं इस जर्क को इमेजिन करो, यदि ये फिगर बनाए चलता मैं, और बनाता और बनाता और बनाता, तो आप एग्री करते हो ना, फिगर तो बनती चले जाते। एग्री करते हो या नहीं करते हो ये बताओ? यदि मैं फिगर बनाता जाता, ये तो फिगर आगे बढ़ते ही चला जाता। तो वेवलेंथ ऐसे भी बोल सकते हो, इसकी और इसके भी, दो क्रस्ट के, दोनों क्रस्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ। लेकिन आइए आज आपको वेवलेंथ महसूस करने का दूसरा अंदाज, जो वेवलेंथ की असली डेफिनेशन। एक्चुअली वेवलेंथ
एक ऐसी डिस्टेंस होती है, वेवलेंथ एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसके एंड पर, एक इस एंड पर एक इस एंड पर, जैसे सपोज करो ये वेवलेंथ है पूरी एक, ये पूरी एक वेवलेंथ है, तो इस एंड पर जो पार्टिकल होगा और इस एंड पर जो पार्टिकल होगा वो पक्का सेम फेज में होगा। और सेम फेज क्या होता है याद करो पिछली क्लास में, जब दो चीजें एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ऑसिलेट करती है, सेम फेज। आर्मी की परेड चल रही है, परेड आगे चल, तो सबके लेफ्ट हैंड आगे, तो सबके लेफ्ट हैंड आगे, है ना वही। तो गौर से देखिए वन को, देखिए गौर से, पार्टिकल वन और पार्टिकल 5 को गौर से घूर घूर के देखिए, सेम फेज में है या नहीं। 1 और 5 सेम फेज महसूस करना है। अगले फिगर में देखिए 1 नीचे आ गया तो 5 भी नीचे आ गया। यदि हम अगला फिगर बनाते तो 1 ऊपर आता, 5 भी ऊपर आता। तो दो सेम स्टेटस, सेम फेज वाले पार्टिकल पकड़िए। वेव लेंथ इज दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताऊंगा क्यों डाला है, लेकिन वेवलेंथ की असली और एक्यूरेट डेफिनेशन तो यही है। इट इज दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर विच द पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन सेम फेज अगेन। शॉर्टेस्ट क्यों बोला बताता हूं, तो बताना 1 और 5 सेम फेज में है या नहीं। थोड़ा आगे फिगर, अच्छा 1 और 5 से पहले कोई दो पार्टिकल नहीं मिले हमें जो सेम फेज में हो, मिले ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने अगला फिगर बनाया है इसलिए आप केवल 1 और 5 के लिए नहीं, अब आप 2 और 6 को गौर से देखिए। 2 और 6 को देखिए सेम फेज में है या नहीं। 2 और 6, 1 और 5 ही नहीं, 2 और 6 भी सेम फेज में। एक्चुअली पिछले फिगर में 6 तक तो एनर्जी ही नहीं पहुंची, इसलिए हम 6 को कैसे लेते, लेकिन अब तो एनर्जी 6 तक भी पहुंच गई, तो 2 और 6 एग्जैक्टली सेम फेज में है ना। तो कोई भी दो पार्टिकल ढूंढिए, नियरेस्ट पार्टिकल जो सेम फेज में हो। ये नियरेस्ट वर्ड क्यों बोला मैंने, अच्छा पहले बताइए, जिस डेफिनेशन को हम अभी ऐसे सोच रहे थे कि ये तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस है, अब ऐसे मत सोचो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज के पार्टिकल है या नहीं बताओ। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज का है कि नहीं, क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम पर, ये भी अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। ये दोनों ऐसे मत सोचो कि ट्रफ ट्रफ है, ऐसे सोचो दो सेम फेज के पार्टिकल है, सेम फेज के पार्टिकल है। और सुनिए, यदि आप इतने स्मार्ट हो चुके हो तो गौर से देखो, वेवलेंथ केवल बापौती नहीं है कि यही लोग डिफाइन करें। यदि मैं इन दोनों पार्टिकल, देखो ये और ये पार्टिकल के बीच की भी डिस्टेंस निकालूं तो ये वेवलेंथ आएगी, ये भी वेवलेंथ है। क्योंकि आप गौर से देखो, जितनी हाइट पे ये उतनी हाइट पर ये वो, ये भी तो दोनों सेम स्टेटस में होंगे, सेम फेज में। आप इस फिगर में 1 और 5 के बीच की भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो भी वेवलेंथ है। 2 और 6 के बीच की भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो भी वेवलेंथ है। अब मैंने शॉर्टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी तो सेम फेज में है। लेकिन उससे पहले ही हमें ये मिल गया, इन दोनों से पहले आपको कोई भी से मतलब इस जैसा सिर्फ ये मिलेगा, इस जैसा इससे बीच में कोई नहीं है, इस जैसा यही मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट ये नहीं है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ की असली डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, असली तो यही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल विच आर फाउंड इन सेम फेज, जो एक जैसा ऑसिलेट कर रहे हो। ये चलिए, तो वेवलेंथ की मैं उम्मीद करता हूं इवन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन आएगा ना, उसमें भी ये डेफिनेशन चिपका सकते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में ट्रस्ट टू ट्रस्ट नहीं बनते, ठीक है, पर ये डेफिनेशन तो हम वहां पे भी चिपका देंगे। चलिए अभी आ जाइए, ठीक। इसीलिए मैंने कहा ना, मास्टर के पास एनिमेशन का एनी स्मार्ट बोर्ड तो नहीं, पर ये समझ में आया, अच्छा लगा नहीं लगा ये बताओ, क्योंकि कभी कभी समझाने के लिए नहीं, आपको अच्छा लगे, क्योंकि पेपर में नहीं आएगा, पेपर के लिए पढ़ा रहा होता तो इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। मैं चाहता था कि आप एक एनिमेटेड की तरीके से ही सीखो। थैंक यू बेटा। धुआं कर दिया ना मैंने, है ना। अब तो देखो झूठ नहीं बोल रहा था, देखो धुआं कर दिया ना मैंने, मैं धुआं कर देता हूँ ठीक पढ़ाते वक्त, ठीक, ओके। चलिए, हाँ, तो अब आज कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी और सीखते हैं ना। मैं अब ये बीच वाला फिगर मिटा सकता हूं ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वेवलेंथ समझाने का था, मैं चाहता था इसको भी सीखो। अब यहां तक अभी एक वेव बनी नहीं है पूरी, तो इस फिगर तक आपको ऐसे दो पार्टिकल मिलेंगे नहीं जो सेम फेज में आ गए हैं, इसलिए इसमें अभी वेवलेंथ डिफाइन हो नहीं सकती थी, है ना। इसलिए अब देखिए, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसे मिटा देता हूं। देखिए,
वेवलेंथ तो आप समझ गए। बचपन से ही आप स्पीड कैसे निकालते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से निकालते आ रहे हो। यदि कोई यूनिफॉर्मली चल रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप बताइए इस वेव ने यहां से यहां तक चलने में कितनी लेंथ कवर करी है, लैम्डा, है ना, लैम्डा डिस्टेंस कवर करी है ना। देखो यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लिया है, कैपिटल टी। कितना टाइम लिया है, कैपिटल टी। इसको बोलेंगे हम स्पीड। समझ में आ गया। स्पीड निकालने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमने ये वेव पर अप्लाई किया तो वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कैपिटल टी टाइम ले जाती है, लैम्डा डिस्टेंस टी टाइम नहीं कवर करेगी, वो हो गई स्पीड। अब इसमें आपको जानते हो 1/t फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो ये फील करो 1/t भी लिख रहा है, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। आज से पहले आपने इस फॉर्मूले को यूज कई बार किया होगा, है ना, मुझसे पहले तो केमिस्ट्री में ही आ गया होगा, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इतना झंडू कॉन्सेप्ट है ये। v इक्वल टू न्यू लैम्डा वही डिस्टेंस अपॉन टाइम है भैया, कुछ नई चीज नहीं है। वेव को आपको कुछ नया सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लैम्डा, बस 1/t को न्यू लिख दिया। आइए थोड़ा सा न्यू और लैम्डा को दोबारा सीखते हैं, नहीं 1 मिनट चलो। एक्चुअली क्या है, ये जो कैपिटल टी टाइम है कई बार आ चुका है, सर्कुलर मोशन में भी आया है ना, ऑसिलेशन में भी आ गया और अब वेव में भी आ गया। यदि आपसे कोई कैपिटल टी यहां पूछे तो आप क्या बोलोगे, यहां द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब यदि कोई यहां कैपिटल टी पूछे तो ये तो नहीं बोलोगे ना टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहां रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा। आप बोलोगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अब यहां पे कोई कैपिटल टी पूछे तो यहां ऑसिलेशन नहीं बोलना, रिवॉल्यूशन नहीं बोलना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव। एक वेव कंप्लीट होने में जितना समय लग जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ऐसी टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। यहां फ्रीक्वेंसी क्या बोलते थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, यहां बोलते थे नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यहां क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। आइए फिर भी मैं थोड़ा सा और समझाता हूं मैथमेटिकली। हमने केले वाला मेथड पढ़ा है, केले ले लो, केले है, केले वाला वही 10 रुपए के 5 केले तो 6 रुपए के कितने केले, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में 3 स्टेप होते हैं, लेकिन आज केवल पहले 2 स्टेप को यूज करिए बस। बताना सिंस इन टी सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है, मेरे लिखने से पहले बताइए नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है, जल्दी से बताइए, आराम से, किसी फिगर में आपको हिंट मिल रही हो तो फिगर को देख के बताइए। इन टी सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है, जल्दी बोलो। बिल्कुल छाया, वेरी गुड। एक खंजड़ो, जल्दी बोलो। भूमिका, वेरी गुड। अरे टी सेकेंड देखो, ये रहा कैपिटल टी, है ना, एक ही वेव तो बनी, टी सेकेंड में एक ही वेव होती है, टी डिफाइन ही ऐसे ही किया गया है। तो देखिए सिंस इन टी सेकेंड नंबर ऑफ वेव होती है 1, तो केले वाले मेथड का अगला स्टेप क्या होता है बोलो, देयरफॉर इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वेव क्या होंगी बोलो, क्या करना पड़ेगा, 1/t, है ना। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव होंगी 1/t। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अब आप समझ सकते हो कि क्यों फ्रीक्वेंसी 1/t डिफाइन की जाती है। नंबर यानी इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वेव ये होंगी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आइए एक और चीज और ऐड होगी इसमें आपके खाते में, सिंस इन लैम्डा मीटर, ऐसा यूनिट यूज कर रहा हूं, बताना नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, देख के बताओ। लैम्डा लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, बिल्कुल ठीक, वेदर भी 1, ठीक है। देखो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो लैम्डा है, वेव तो एक ही है ना, एक ही वेव तो है ना, तो लैम्डा मीटर में एक वेव होती है। तो केले वाले मेथड में देयरफॉर इन 1 मीटर, बताना 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ वेव्स होंगी 1/λ। वही केले वाला मेथड, 10 रुपए के इतने केले तो 1 रुपए के इतने केले। तो 1 मीटर में जितनी वेव होती है 1/λ, उसको वेव नंबर बोलते हैं। इसको, ये भी वेव में पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। आज से पहले आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी 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 ही पढ़ा है, लेकिन आज एक चीज और पढ़िए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, इसको वेव नंबर बोलते हैं। और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू जैसा ही सिंबल है लेकिन उसमें बाहर लग रहा है, इसे वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक है, क्या अंतर है इसमें, इसे मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से इसका काम तो हो गया। चलिए, तो ध्यान रखना, ये एक नई फिजिक्स आपके खाते में जुड़ गई है, नई फिजिक्स, वेव नंबर। एक दो बार मेहनत करना, रट जाएगा, ये तो आपका रटा हुआ है। अब आ जाइए एक और चीज, दो चीजों से और दोस्ती करिए, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है वेव नंबर। क्या यूनिट होती है इसकी, पर सेकंड। इसकी क्या यूनिट होगी बताओ, चलो इसकी यूनिट क्या होगी वेव नंबर की, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ वेव नंबर की। वेव नंबर है 1/λ, लैम्डा मीटर में, तो इसकी होगी मीटर इनवर्स, यानी वेव नंबर की मीटर इनवर्स, क्योंकि ये 1/λ होता है ना, 1/λ, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। अब देखिए, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर, सॉरी गलत सिंबल, ये वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर। यदि मैं फ्रीक्वेंसी में 2 पाई रेडियन का मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से देखिए, यदि फ्रीक्वेंसी में 2 पाई रेडियन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पुकारा गया था पास्ट में, और अब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पुकारेंगे। याद आ गया, यदि फ्रीक्वेंसी में 2 पाई रेडियन का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ओमेगा की जो यूनिट होगी ना, इसकी तो रेडियन हो गई और इसकी पर सेकेंड, तो या तो डिवाइड में लिख दो, या ये रेडियन पर सेकेंड, ये होगी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही ये क्या चीज है, वेव नंबर, यदि इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 2 पाई का, तो जो फिजिक्स, जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एंगुलर वेव नंबर पुकारते हैं। तो देखो रिदम तो सेम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर वेव नंबर। इसको एक नाम और है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। दोनों नाम याद करना कंपलसरी है, दोनों नाम याद रखना कंपलसरी है, एंगुलर वेव नंबर बोलो या प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलो। 2 पाई, अब वो तो तुम जानते हो कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी को 1/t लिख सकते हो, है ना वापस, और ये 2 पाई न्यू बार को 1/λ लिख सकते हो। मतलब ऐसे भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो न्यू बार 1/λ ही तो है ना। चलिए, पहले तो जिनसे एक नई फिजिकल, एक्चुअली मुझे इससे दोस्ती करानी थी, दो चीजें नहीं आई, एक तो वेव नंबर आपके लिए और एक एंगुलर वेव नंबर। अब एक और चीज, बैठे बैठे क्या करना है, कुछ काम है ना, तो आप ओमेगा अपॉन के डिवाइड करिए, ओमेगा को के से डिवाइड करिए। अब ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई न्यू, और के किसके बराबर है, इसके भी 2 पाई बाई लैम्डा लिख देता हूं भाई। ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर है, के 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा ऊपर पहुंच गया, न्यू लैम्डा। अरे यार, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे हाँ ये तो स्पीड है, देखो वेव स्पीड है, तो इसका मतलब ओमेगा अपॉन के करके भी वेव की स्पीड निकाल सकते हो, ओमेगा अपॉन के करके भी। अच्छा, के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी ये तो बताओ, के की यूनिट, क्योंकि रेडियन, यहां देखो ऊपर रेडियन नीचे मीटर, रेडियन पर मीटर। चलिए, होपफुली ये अच्छा, ये जो फिजिक्स है इस समय बोर्ड पर है, ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सब पे लगेगी। ठीक है, आइए एक बार लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी एक एनिमेशन दिखाता हूं, है ना, कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और आप अपनी तरफ से कोशिश करना। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में ना ट्रस्ट और ट्रफ नहीं बनते, इसमें क्या होता है देखिए। अच्छा एक मिनट, जो ट्रांसवर्स वेव बनी, सर के की यूनिट क्या होगी बताई तो थी अभी, रेडियन पर मीटर, के की यूनिट रेडियन पर मीटर, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई रेडियन हो गया, 2 पाई की तो रेडियन हो गई, नीचे लैम्डा हो गया मीटर। ठीक, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। पहले एक बार फील करिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन था क्या, था क्या, वो ये था कि ये पार्टिकल होंगे, अब मैं कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं बना रहा हूं, यदि वेव ऐसे गई तो पार्टिकल ऐसे ही ऑसिलेट करनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इस बार अलोंग करनी चाहिए। तो इस बार मुझे इनकी एक्सट्रीम ऊपर नहीं बनानी, कैसे बनानी है देखिए। थोड़ा आप इरिटेट जरूर हो गए, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, वीडियो को क्यों। अब देखिए, मैंने कुछ लाइनें खींची और कुछ नहीं किया इस पॉज वीडियो के दौरान। ठीक है, मैं कंप्यूटर नहीं हूं तो लाइनें थोड़ी तिरछी भी हो सकती हैं, आप इनको स्ट्रेट मानिएगा। अब इन लाइनों के माध्यम से मैं क्या एनिमेशन दिखाना चाह रहा हूं देखिए।
ये रहे हमारे पार्टिकल, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5, पार्टिकल 6, सब इक्वी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। अभी किसी में कोई हलचल नहीं है। t इक्वल टू 0 पर मैं 1 को एनर्जी दूंगा, 1 को, फिर 1 से एनर्जी थोड़ी देर बाद 2 पे, फिर 2 का रोग 3 पर, 3 की डिसीज 4 पर, ऐसे पहुंचती चली जाएगी। लेकिन हम और आप इस बार ट्रांसवर्स नहीं, पर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बढ़ रहे हैं। अब जैसे ये पार्टिकल 1 है, अब ये ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो 1 की, पिछली बार वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे 1, तो 1 की एक्सट्रीम ऊपर और नीचे थी, 1 की एक्सट्रीम ऊपर और नीचे थी, लेकिन अब 1 ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो 1 की एक्सट्रीम यहां होगी, एक यहां होगी, ऐसे 2 की एक्सट्रीम एक यहां होगी, एक यहां होगी। तो अब ये लाइनें समझ में आ जाएंगी धीमे धीमे। तो ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 ऐसे सजे हुए हैं इक्विडिस्टेंट। मान लो 1 को मैंने एनर्जी दी, ये वाली, अब ध्यान रखना ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो अब आप बताइए थोड़ी देर के बाद, यानी t इक्वल टू T/4 पर, ठीक है, 1 तो यहां पहुंच जाएगा अपने इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये रोग 2 पर ट्रांसफर हो चुका होगा। क्या ये समझ में आया? तो मैं आगे बात करूं, मैं आगे बात करूं, पहले समझिए कि इस बार हम ऐसे ऐसे वाले जर्क को पढ़ रहे हैं, पार्टिकल ऐसे हिलेंगे, पिछली बार ऐसे हिले थे, ठीक है। तो पहले 1 पे एनर्जी पहुंची, अच्छा हमारा एटीट्यूड अप्रोच वही है, बस यूं ऑसिलेट करेंगे। तो पहले 1 पर एनर्जी पहुंची, फिर उसके बाद 2 पे पहुंची, उसके बाद 3 पे, 4 पे, ऐसे पहुंचेगी, ठीक। अब बताइए जैसे ही आपने 1 को जर्क दिया तो एनर्जी 2 पर एक झटके में नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब 1 तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और एनर्जी भी आगे बढ़ रही है। 1 जब तक अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचा, एनर्जी 2 तक पहुंच गई। फिर बताना t इक्वल टू क्या टाइम आएगा, T/2। 1 कहां होगा, यहां पर विद दिस मोमेंटम, है ना। 2 कहां होगा, अपनी एक्सट्रीम पर। ध्यान रखना एक सॉलिड लाइन बनाई है मैंने, सॉलिड लाइन बनाई है, और उनके अगल बगल में डॉटेड लाइन बनाई है। सॉलिड लाइन का मतलब पार्टिकल एक्चुअल में जिस पोजीशन में थे, और डॉटेड लाइन का मतलब एक इधर और एक इधर, इसकी इधर वाली एक्सट्रीम, इसके इधर वाली एक्सट्रीम। ये डॉट लाइन क्या है, इसकी एक्सट्रीम, इसकी एक्सट्रीम, इसकी एक्सट्रीम, इसकी एक्सट्रीम। तो अब आप बताइए इन द नेक्स्ट फिगर, जब थोड़ा समय और गुजरा, 1 तो यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 कहां आ गया होगा, ये रोग 3 पे पहुंच गया। फिर बेटा t इक्वल टू 3T/4 पर 1 यहां आ गया होगा, 1 यहां आ गया होगा, ठीक है, अपनी एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर हम एरो नहीं बनाते। 2 यहां आ गया होगा विद दिस मोमेंटम, 3 अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 3 यहां आ गया होगा, और ये रोग, ये बीमारी 4th पार्टिकल पे पहुंच गई होगी। देखना मैं एक बार आपको चेक करता रहूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, जल्दी से हाँ बोलो, जल्दी से हाँ बोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं आज आपको जब तक मैं अपना मन की नहीं कर लूं आज एटलीस्ट, ठीक है। चलो 3-4 लोगों को आगे समझ में बहुत है, फिर इतनों को ही तो आती है फिजिक्स समझ में, सबको थोड़ी नहीं आती है समझ में, है ना। चलिए यदि सबको सब समझ में आने लगा तो सबके 70 में से 70 आएंगे, फिर तो फिजिक्स की और पीएचई की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, पीएचई के बराबर लाके खड़े कर दोगे। इन द नेक्स्ट फिगर थोड़ा सोचिए, 1 यहां से यहां आ गया, 1 ये आ गया, 2 अपनी नेगेटिव इधर वाली एक्सट्रीम पे आ गया होगा, 3 यहां पर था इससे पिछले वाले फिगर में, अपनी एक्सट्रीम पर वो यहां आ गया होगा विद दिस मोमेंटम। 4 4 4 4 4, इस एरो को कंटिन्यू करिए, यहां आ गया होगा 5th, ये रोग 5th पे पहुंच गया होगा। अपनी बीमारी अपने बगल वाले को पास आउट कर देते ना। तो देखिए एक ऑसिलेशन पूरा हो चुका है, कैपिटल टी। 1 देखो इन दोनों पार्टी मतलब 1 को देखो, 1 जैसा था वैसा हो गया, तो इतनी देर में 1 ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया ना। अब इतनी देर में रायता जितना फैल चुका होगा वो कहलाएगी 1 वेव। तो रायता आ चुका है, फैल चुका है 5 वेव तक, तो ये जो लेंथ है ये इसकी वेव लेंथ है। अब यहाँ क्रिस्टॉफ नहीं बने, यहाँ पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं हुए, यहां पे पास पास और दूर दूर हुए, जिसे मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन आप एक चीज और देखिए, 1 और 5 सेम फेज में है या नहीं। 1 और 5 देखिए सेम फेज के पार्टिकल है कि नहीं,
सेम फेज के पार्टिकल हैं, क्योंकि अब आप देखिए, अब वन जैसा करेगा, जिस सुर ताल में नाचेगा, 5 भी उसी सुर ताल से नाचेगा। एक फिगर और बना लेते हैं ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाओ समझने के लिए। वन अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ गया, 2 अपनी मीन पोजीशन पर आ गया विद दिस मोमेंटम, 3 अपनी इधर वाली एक्सट्रीम पर आ गया, 4 कहां आ जाएगा, ऊपर चेक करके यहां देखिए 4 आ जाएगा वापस इधर। 5 तो 1 जैसा है ही है, इधर पहुंच जाएगा, है ना, अपनी इधर वाली एक्सट्रीम पर। और इतनी देर में जो छठा पार्टिकल है वो रोग इसमें पहुंच जाएगा, छठे, यानी रायता 6 तक फैल चुका है इसमें। ये अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, 1 और 5 सेम स्टेटस में, तो वो हमने पहले चेक कर लिया। अब 2 और 6 को देखिए, 2 और 6 भी सेम फेज में। आप 2 और 6 के बीच की वेवलेंथ को भी वेवलेंथ बोल सकते हो, लेंथ को। अब एक चीज नोटिस करिए जो मैं नोटिस कराना चाहता हूं, पार्टिकल 1 2 3 को गौर से देखिए और पार्टिकल 1 2 3 को अब देखिए, गौर से देखो, ये पहले के कंपैरिजन में पास पास आ चुके हैं कि नहीं? 1 2 3 पहले जैसे ही है या पास पास आ चुके हैं? पहले की तरह है या पास पास आ चुके हैं? पास पास आ चुके हैं। तो पता है इतने रीजन को अब हम बोलेंगे कंप्रेशन रीजन। कंप्रेशन, वहां क्रस्ट और ट्रफ थे, यहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन रीजन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन से कंपैरिजन में कंप्रेस हो चुके होंगे, या वॉल्यूम कंप्रेस हो गया। पार्टिकल पास हो गए तो वॉल्यूम कंप्रेस हो गया ना, डेंसिटी बढ़ गई ना, प्रेशर बढ़ गया ना, मतलब इतने रीजन में वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, इतने रीजन में पहले के कंपैरिजन में। अच्छा अब 3 4 5 को देखिए गौर से, है ना, और अब 3 4 5 को देखिए, देखिए देखिए देखिए, ये पार्टिकल रेयर 5, दूर दूर रेयर वर्ड आया है वहां से, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते थे कि रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर फ्रैक्शन, जब पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूर दूर हो जाए। इस समय ये सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन बना बैठा है, इस समय ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन बना बैठा है। दिस इज सेंटर ऑफ कंप्रेशन, दिस इज सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन। मैं यदि इसको आगे बढ़ाऊं तो ऐसा ही एक और कंप्रेशन ढूंढ लेना आगे, ऐसे ही एक और, तो उसका सेंटर उसके सेंटर के बीच की दूरी को भाई ये तो एक कंप्रेशन बना, ये एक रेयर फ्रैक्शन। आप इसको इक्विवेलेंट मानो कि एक क्रस्ट बना, ट्रफ बना, ठीक है। तो या तो ठीक है ना, फिर एक और बनाइए, एक और बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि इसका सेंटर और कंप्रेशन का सेंटर और अगले कंप्रेशन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगी। अच्छा एक और चीज देखिए, 2 और 6 सेम फेज में है या नहीं? 2 और 6 सेम फेज में, आप 2 और 6 की 2 और 6 के बीच की भी लेंथ को वेवलेंथ बोल सकते हो। और एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, पार्टिकल तो एनर्जी ट्रांसफर करते ही हैं। आप 1 2 3 यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 को गौर से देखो, जो एनर्जी डिस्टर्बेंस 1 2 3 के बीच में थी वो अब 2 3 4 में हो चुकी है, चेक करो, पास आउट हो चुकी है। और जो 2 3 4 में थी अब वो 3 4 5 में हो चुकी है, पास आउट। चेक करो चेक करो, ये रेयर फ्रैक्शन रीजन आगे शिफ्ट हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन रीजन आगे शिफ्ट होता जा रहा है, रेयर फ्रैक्शन रीजन यहां से आगे शिफ्ट हो गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, चेक कर दे चलो। तो बस मुझे ये बताना था, जो कंप्रेशन रीजन होगा वहां वॉल्यूम कंप्रेस हो चुका है, वहां डेंसिटी बढ़ चुकी है, वहां प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जो इतना रीजन है यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, जिसका असर डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन है, वो है मतलब अब जो अगला क्वेश्चन है, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर लिया, अब आप एनिमेशन सर्च करना और देखना। अब है क्वेश्चन कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में आपने क्या अंतर पाया, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या अंतर पाया आपने, ठीक है। तो देखिए बाकी तो आप लिख दोगे जितना बताया मैंने, है ना, कि इसमें पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना, और वेव ऐसे जाती है, पहला डिफरेंस। इसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव ऐसे जाती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इसमें क्रस्ट ट्रफ रीजन बनते हैं, इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन बनते हैं। इसमें वन वेवलेंथ डिफाइन की गई है, एक क्रस्ट ले लो एक ट्रफ ले लो, उसको वन वेवलेंथ बोलते हैं। एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन ले लो, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। फिर अब देखना एक मिनट, क्योंकि इसमें जो मेन चीज है वो बता देता हूं, बाकी तो नोट्स में लिखा है उससे, ठीक है। इसमें आप गौर से देख रहे हो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, पास पास दूर दूर, तो यहां पर वॉल्यूम में फर्क आता है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर में चेंजेस आते हैं,
डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। अब वो मैंने यहां क्लियर कर दिया कि कंप्रेशन रीजन में किस तरीके के चेंज आएंगे और एयर फ्रैक्शन में किस तरीके के चेंजेस आएंगे। लेकिन यहां पर जो रस्सी थी, ये रस्सी थी, पता ना, जो मैंने रस्सी में जर्क दिया था अभी, आपको लगता है कि कहीं पर डेंसिटी बढ़ गई होगी? इसमें पार्टिकल बस यूं हो रहे हैं, देखो यूं, है ना, यूं हो रहे हैं। इसमें डेंसिटी पास मतलब डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज, मतलब ना तो डेंसिटी में कोई चेंज, प्रेशर में कोई चेंज, किसी में कोई चेंज नहीं। अब सुनिए लास्ट डिफरेंस लास्ट है, टॉपिक लास्ट नहीं है। अब लास्ट डिफरेंस क्या है सुनिए, ये वॉल्यूम चेंज होता है यहां पर, किसमें, यहां पे देख रहे हैं ना, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। वेव जब किसी मीडियम में चलती है तो उन दो शर्तों में से एक शर्त इलास्टिसिटी वाली भी होती है। इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में, शर्त है ना, तभी तो बंदा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। क्योंकि यहां वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है, कंप्रेशन होता है, तो सिस्टम में वॉल्यूम इलास्टिसिटी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? वॉल्यूम इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मैं इस वेव की बात कर रहा हूं, ताकि जो वॉल्यूम कंप्रेस हुआ हो वो रेयरफाइड, देखो जैसे यहां कंप्रेस हुआ था कहीं पे, फिर वो रेयरफाइड होना भी जानता है, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में भी आना जानता है। यदि वॉल्यूम बिगड़ गया और फिर वो वापस शेप नहीं ले रहा तो ये वेव आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मीडियम में इलास्टिसिटी तो होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक होइए, वॉल्यूम इलास्टिसिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम को रीगेन करने की टेंडेंसी, और वॉल्यूम इलास्टिसिटी का एक नाम होता है बल्क मॉडुलस। तीन तरीके की तो इलास्टिसिटी नहीं, बस यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस होना चाहिए, तब ये वेव आगे बढ़ेंगी। मतलब मीडियम के पास अपना ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन करने की टेंडेंसी, क्षमता होनी चाहिए। थैंक गॉड इस ब्रह्मांड के सभी मीडियम में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों के पास बल्क मॉडुलस होता है। तीनों के पास होता है, नो डाउट इसमें हाईएस्ट होता है, लेकिन होता तो तीनों के पास है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सभी मीडियम में प्रोपेगेट कर सकती है, हर उस मीडियम में जिसमें वॉल्यूम इलास्टिसिटी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चलेंगी। लेकिन अब आ जाते हैं रस्सी को, गौर से फील करिए रस्सी को। जब ट्रांसवर्स वेव चलेंगी तो वॉल्यूम नहीं चेंज करके चल रही, शेप चेंज होकर चल रही है। देखो शेप चेंज हो रही है ना, है ना, इसके अंदर अपनी शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी है। शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी, मैं छोड़ रहा हूं शेप आगे रीगेन, है ना, मैं यूं कर रहा हूं शेप को रीगेन। तो ये नो डाउट वेव है, इनर्शिया और इलास्टिसिटी तो चाहिए, लेकिन कौन सी इलास्टिसिटी? शेप वाली इलास्टिसिटी, शेप को रीगेन करने वाली। और शेप को रीगेन करने वाली इलास्टिसिटी का ही नाम है शियर इलास्टिसिटी। तो ये वेव उसी में चलेंगी जिसमें शियर इलास्टिसिटी होगी या शेप वाली इलास्टिसिटी होगी, शेप। और शेप वाली इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होती है। किसके पास? सॉलिड के पास। लिक्विड के पास नहीं होती इलास्टिसिटी ऑफ शेप, गैस के पास नहीं होती, ये सिर्फ सॉलिड के पास होती है। होपफुली ये समझ में आया। लेकिन अभी एक और सच और है, सॉलिड के पास भी होती है इलास्टिसिटी ऑफ शेप। और जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर है ये, है ना, पानी भर रहा है, कांच का कंटेनर है, आपको उसका साइड भी दिख रहा है, कांच का कंटेनर। लेकिन एक और चीज जो हम बाद में जाके अपडेट हुए थे, लिक्विड का बल्क और लिक्विड का सरफेस अलग बिहेव करता है। लिक्विड का बल्क और लिक्विड का सरफेस अलग बिहेव करता है। लिक्विड के सरफेस पर भी शेप इलास्टिसिटी होती है, जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम से बोल देते हैं। लिक्विड की सरफेस में भी इलास्टिसिटी होती है। याद करो जब हम किसी बबल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे, शेप बिगड़ती थी, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था ना। तो इसीलिए यदि मैं इस कंटेनर को हिला दूं तो ये वेव बन जाएगी कि नहीं बन जाएंगी? बोलो ऊपर टॉप पर हिला दूं इस तरीके से, है ना, ये ऐसे करके लहर बन जाएंगी। तो देखो क्रस्ट ट्रफ बन रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं बनेंगी बल्क में। तो इसका मतलब ये जो वेव है कौन सी? ट्रांसवर्स, या तो सॉलिड में चलेंगी या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। केवल दो ही जगह ये प्रोपेगेट कर सकती है, क्योंकि भगवान ने इन्हीं दो को इलास्टिसिटी ऑफ शेप दी हुई है, बस। तो ये तो होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का डिफरेंस। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का डिफरेंस रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और, अब तो बहुत आसान टॉपिक चलेगा। आसान तो ये भी था पर समझाने में टाइम लग जाता है। चलिए, हेडिंग है हमारी स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। मतलब समझिए इस बात का, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। ये धमकी आ रही है बेटा मीटिंग जाने की, थोड़ी देर के लिए तीसरी मीटिंग में आना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है खिंची हुई है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग भी खिंची होती है, और हम इतना भी सीख चुके हैं कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें ट्रांसवर्स वेव भी मूव कर पाती है, ट्रांसवर्स अंदाज में, है ना। चलो, अब यदि मैं यहाँ पे एक जर्क देता हूं और ये जर्क यदि आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ तो इसकी स्पीड होगी। इस स्पीड का हमारे सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हमें चिल पौ का की कू के नहीं करना। जब किसी रस्सी में एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जर्क देते हो और आप ऑब्वियसली ट्रांसवर्स जर्क दे पाओगे, और जब वो ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ेगी, है ना, ट्रांसवर्स वेव अंदाज में आगे बढ़ेगी, तो उस स्पीड का फॉर्मूला सुन लीजिए, अंडर रूट टी अपॉन, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं उसे याद कर लीजिए, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। आइए जानते हैं इसमें टी क्या चीज है। इस फॉर्मूले में टी का मतलब तो है टेंशन, वही फोर्स, रस्सी होती है तो टेंशन है ना, और म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू का मतलब है जो भी रस्सी का मास है, जो भी रस्सी की लेंथ, जो भी रस्सी की लेंथ है, डिवाइड कर दीजिए मास पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली इससे हमें यह पता चल जाती है कि वो रस्सी है या रस्सा है, क्योंकि बाजार में हर तरीके की रस्सी है, गिटार वाली भी स्ट्रिंग है ना, ये वाली भी स्ट्रिंग है, एक रस्सा भी हो सकता है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ, ये है फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला याद करो, पेपर में आएगा तो एज अ डायमेंशनल प्रूफ आएगा, और डायमेंशनल प्रूफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो भी सकता है डायमेंशन में मैंने ये करा भी दिया, कराया था कैसे निकालते हैं डायमेंशनल प्रूफ में, नहीं। आइए इसका एक सस्ता सा सवाल लेते हैं, एक मिनट। तो एक छोटा बहुत आसान सवाल है बेटा, सॉरी, एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज का पहला सवाल ही है, ठीक है। बाकी दो होमवर्क में दूंगा, 2-3 सवाल एक ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, बाकी होमवर्क में दूंगा क्योंकि मुझे लगता है करने वाला कर जाएगा। अरे कहाँ है एक्सरसाइज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15.1 है एक्सरसाइज का, इसी में ही डाल देता हूं। एक्सरसाइज का 15.1 है, वो कह रहा है एक स्ट्रिंग है जिसका मास दे रखा है, मास दे रखा है 2.5 किलो की है, और इसकी लेंथ 20 मीटर है, लेंथ, रस्सी की लेंथ 20 मीटर है ना, और इसको खींच रखा है 200 न्यूटन की टेंशन से। डाटा समझिए क्या क्या दे रखा है, रस्सी है, 200 न्यूटन की टेंशन से खींच रखा है, 2.5 किलो की है, 20 मीटर की लेंथ है। तो उसने ये पूछा है इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड, इसके एक एंड पर हम ट्रांसवर्स झटका देते हैं तो दूसरे एंड तक आते आते कितना टाइम लग जाएगा उसको, ये जर्क कितनी देर में यहां पहुंच जाएगा। तो आप देखिए, आप इसकी वेव वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना, सॉल्यूशन, ताजा ताजा समाचार मिले हैं, ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब म्यू नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप एक काम कर दीजिए, टी की जगह टी, म्यू की जगह एम अपॉन एल, ये एल ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए डाटा बहुत सिंपल सीधे साधे से है, टेंशन है 200 न्यूटन, है ना, लेंथ है कितनी 20 मीटर, और ये है 2.5 किलो। अब कैलकुलेट पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 200 200 उसका अंडर रूट 200, 25 का 5, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जर्क जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये जर्क। अब आप ऐसे समझो कि एक रोड है 20 मीटर लंबी, उसमें 40 मीटर पर सेकंड से एक बस चल रही है, तो कितनी देर लगेगी वहां तक पहुंचने में। आप बिना कागज पेन के भी सोच सकते हो, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 40 मीटर आगे बढ़ जाती, ये तो 20 मीटर ही है। अब भी बताऊं कुछ, कितनी देर लगेगी, ये तो ऐसा सवाल है, ओनली आधा सेकंड यानी 0.5 सेकंड लगेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए, हो जाएगा। अब होमवर्क देता हूं, फ्री करता हूं आपको, सुन लीजिए। एक्सरसाइज का 15.1 मैंने करा दिया, 15.2 मैंने भी करा दिया, एक बार आप खुद करना। 15.3 ये तो एक्सरसाइज के हो गए, ठीक है, और एक और एक्सरसाइज का है 15.6
15.7 झंडू से सवाल है बेटा, वही न्यू लैम्डा इक्वल टू वी वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें, न्यू लैम्डा इक्वल टू वी, खत्म। ये कोई सवाल नहीं होते, क्लास में डिस्कस करने लायक। ये हो गया एक्सरसाइज के। एक एग्जाम्पल का 15.3 है, ई जी माने एग्जाम्पल, ई एक्स माने एक्सरसाइज। और एक सवाल और कर सकते हो आप, कर सकते हो, अच्छा बच्चा कर सकता है, वो है सवाल 15.26, वो एक्सरसाइज का 15.26, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है 15.26। बाकी अभी आपकी स्थिति नहीं है तो आज के लिए इतना ही बेटा, है ना। नहीं नहीं, एक छोटी सी चीज और, छोटी सी चीज और खत्म कराता हूं उसको। ये तो हुई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग। अब आ जाइए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गिवन मीडियम। ये तो किसी भी मीडियम में चल लेती है ना, इनके तो बल्ली बल्ले। ध्यान करो, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, पर इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बी अपॉन रो, बी माने बल्क वेलोसिटी, रो माने डेंसिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में जाएगी उसकी बल्क वेलोसिटी, और ये रो माने डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। इसका कोई सवाल है नहीं, तो इसको बस पढ़ लीजिए, कहानी खत्म करिए। इस साल सिलेबस में से काफी कुछ काट दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक कराऊंगा मैं। तो नोट्स में से अगला जो टॉपिक है ना, साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट, ये इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नोट्स में अगला, यानी हम जब परसों मिलेंगे तो प्रोपेगेटिंग वेव इक्वेशन लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए कहानी इतनी।